हेलो दोस्तों, इंग्लिश की मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज ये वीडियो डालने का मेन पर्पज़ ये है कि मैक्सिमम कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि हमें इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, डर बहुत ज़्यादा है और क्या अब हमें इंग्लिश की कम समय में तैयारी के लिए टेंस सीखने पड़ेंगे। तो ऐसी जो तमाम बातें आपके दिमाग में चल रही है, ये सारी बातें गलत है, जो कि हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करते हुए एक एक बात को समझते हुए चलेंगे। अपने को यहाँ पर जो मैक्सिमम चीज़ें अपने टीचिंग कोर्सेज में है वो है यहाँ पर टीचिंग मेथड्स, पढ़ाना कैसे है, पढ़ना कैसे है, इंग्लिश को सीखते कैसे हैं, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पर है। और जो इंग्लिश सीखा जा रहा है उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, तो इन चीज़ों के ऊपर अपना सारा सिलेबस टिका हुआ है। और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हम पहले के पेपर में, दूसरे तीसरे पेपर, इनमें आपने पढ़ चुके हैं, जैसे सीसी वाला, एनसीएफ वाले, ये टॉपिक आपने पहले पढ़ रखे हैं, तो ये भी यहाँ पर हैं। सभी चीज़ों को लेकर के इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये अपना मैराथन क्लास भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक ऐसे डिस्कशन करने वाले हैं जिन पे आपके इंग्लिश पेपर की ऐसे बुनियाद टिकी हुई है। आप इसको समझिए कि ये क्लास आपके इंग्लिश की जो वन शॉट मैराथन क्लास रहेगी उसको समझने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। आपके जो इंग्लिश के स्टार्टिंग के 3-4 यूनिट है पार्ट 1 के LSRW स्किल को लेकर के, तो आपके इस क्लास में से ये 4 यूनिट तो यहाँ से, 3 यूनिट यहाँ से कवर हो जाएंगे। उसके बाद में इवेल्युएशन को लेकर के आपके 1 यूनिट वहाँ पर है, तो इवेल्युएशन वाला टॉपिक आपके क्लियर होगा। साथ में ही CCE को लेकर के टॉपिक है, तो उसको लेकर के मेरे जो टीचिंग यहाँ पर रीड मेंस के थोड़े से नोट्स बनाए हुए थे शॉर्ट, तो उनको मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। और कोशिश यही रहेगी कि कम से कम समय में आसान भाषा में आपको सब चीज़ें सिखा दी जाए। अगर इंग्लिश को लेकर के 1% भी आपके दिमाग में डर बना हुआ है तो ये क्लास आपके लिए ज़रूरी हो जाती है। ध्यान से देखना है सारे क्लास को और हर एक बात को समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपके डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स को लेकर के। पहला टॉपिक अपना आता है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि भाषा कौशलों के बारे में अपने को बात करनी है। और भाषा कौशल कौन से हैं? 4 कौशल LSRW स्किल्स है। किसी भी भाषा को सिखाने के लिए, सीखने के लिए लर्नर 4 कौशल विकसित करने होते हैं लर्नर में। और अर्थात कि भाषा सीखना कौशल सीखने से संबंधित है, कि कौशल सीख लेंगे तो भाषा अपने आप आ जाएगी। स्किल्स जो आपके कौशल हैं वो एक तरह का आर्ट है, एक तरह की कला है। जिस तरह से हम साइकिल चलाना सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं, तैरना सीखते हैं, ऐसे आदि जो काम हम सीखते हैं प्रैक्टिस करके, तो वैसे ही ठीक अपने को कौशल सीखना होता है प्रैक्टिस करके। और कौशल को क्रम क्या होता है? लैंग्वेज स्किल जो होती है इसका क्रम क्या होता है? LSRW, ये इसका सही ऑर्डर है, तो सही ऑर्डर में आपको याद रखना ज़रूरी है। LSRW, सबसे पहले बच्चा लिसनिंग सीखता है, सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, स्पीकिंग सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, रीडिंग सीखता है, और फिर लिखना सीखता है, राइटिंग सीखता है। तो LSRW का क्रम आपको सीखना है। और इंग्लिश का जब सिलेबस आप देखेंगे तो स्टार्टिंग के 3 यूनिट आपके इसी को लेकर के बेस्ड हैं, जिनमें अपन इससे जुड़े और टॉपिक्स भी डिस्कशन करेंगे। बट यहाँ पर अपन एक थोड़ा सा बेस तैयार कर लेंगे कि आपके किस तरह की सारी चीज़ें हैं। मैक्सिमम चीज़ें आपको यहीं पर कवर हो जाएंगी और एक थोड़ा सा रोड मैप आपके सिलेबस का बन जाने वाला है। अच्छे प्रकार से तैयारी आपकी हो जाएगी, टेंशन नहीं रहनी है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, एक जो नोट दिया हुआ है आपके टीचिंग वैकेंसीज में आगे काम आएगा, कि JA ब्राइट के अनुसार जो लैंग्वेज स्किल का जो क्रम है, उन्होंने यहाँ पर कहा कि लिसनिंग और स्पीकिंग तो सही है, बट बच्चा पहले लिखना सीखता है, पढ़ना नहीं सीखता है। इस तरह से उन्होंने एक उल्टा क्रम यहाँ पर दिया है, लास्ट वाले 2 यहाँ पर स्किल को चेंज करते हुए। आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। पर जो मेन आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग, यही अपने काम की चीज़ है, जो कि आपके स्टार्टिंग के 3-4 यूनिट कवर करवा देगी और आगे वाली चीज़ें भी कवर होंगी। अब यहाँ पर अगला नोट क्या कह रहा है? अगला नोट ये कह रहा है कि किसी लर्नर को भाषा सिखाने के लिए चारों कौशलों को अलग अलग आइसोलेटेड तरीके से नहीं सिखाया जाना चाहिए। सभी को एक क्रम वाइज सिखाएंगे, एकीकृत करके सिखाएंगे, इंटीग्रेटेड करके सिखाएंगे, जोड़ करके सिखाएंगे, तभी सही मायने में वो एक भाषा सीखने का सही आधार बन पाएंगे। तो इस तरह से आपने सीखा। अब हम चारों के बारे में, इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला कौशल है अपना लिसनिंग। लिसनिंग कौशल का अर्थ क्या है? सुनना। और सुनना क्या है? यहाँ पर ध्वनियों को पहचान करके, रिकॉग्नाइज करके, रिसीविंग साउंड्स विथ, यहाँ पर रिकॉग्नाइज, उनको समझ करके, उनका अर्थ समझ करके, उनको अंडरस्टैंड करके, तो वो क्या कहलाएगा? एक सही मायने में सुनना कहलाएगा। और ये क्या होता है? इसको ओरल के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि ओरल क्या हो गया? ओरल होता है कान से संबंधित, यानी कि सुनने से संबंधित। तो लिसनिंग क्या है? सुनना है, तो सुनना क्या है? ओरल है। तो ये बात हुई।
और यह क्या है, सबसे मूलभूत, सबसे आधारभूत और एक बेसिस या बेसिक स्किल है, सबसे आधारभूत प्राथमिक जो स्किल्स हैं उनका पहला रूप यहाँ पर है। और यह जो है सबसे ईजी, सबसे आसान कौशल है, क्योंकि इसका जो अर्थ यह समझने में, इसका जो काम है वो क्या है, अर्थ समझना है, सुन करके अर्थ समझना। इसलिए यह कौशल अर्थगत पहलू, सिमेंटिक एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये अपना यहाँ पर जो लिसनिंग कौशल है वो यहाँ पर अच्छे प्रकार से कवर हो गया है। इन चीज़ों को आपको याद कर लेना है। इसके बाद में स्पीकिंग कौशल की हम बात करते हैं। स्पीकिंग कौशल क्या है, बोलने से संबंधित है, बोलना स्पीकिंग कौशल। इसे क्या कहते हैं, ओरल कहा जाता है। ओरल का मतलब स्पीकिंग, अब बोलना हो रहा है तो बोलेंगे तो मुंह से बोलेंगे, तो ये क्या है, बोलने से यहाँ पर मुख से संबंधित है। जिस लर्नर की जो लिसनिंग अच्छी होती है उसकी स्पीकिंग भी अच्छी होगी। अगर हम अर्थ समझेंगे सुन करके, तभी हम उसका जो सही जो जवाब है वो दे पाएंगे, तो स्पीकिंग उसकी अपने आप अच्छी हो जाएगी। एक लर्नर की जो भाषा है वो फ्लुएंसी, धारा प्रवाह से होनी चाहिए। एक लर्नर जो बोल रहा है, अपने जो भी बात अपनी स्पष्ट कर रहा है, तो वो फ्लुएंसी, धारा प्रवाह उसका ठीक से होना चाहिए। अब आप टीचर के सामने अपनी बात स्पष्ट करने में झिझकते होंगे, या घर वालों के सामने कोई अपनी बात रखने में झिझकते होंगे। मैं भी पहले ऐसे झिझकता था, बट अभी 3 साल लगभग मेरे को यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हो गए, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ गई है और अब एक ऐसे फ्लुएंसी में मैं अपनी बात को आपके सामने रख पाता हूँ, आपके डाउट को दूर कर पाता हूँ। तो वो क्या है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से, यहाँ पर धारा प्रवाह से वो चीज़ें यहाँ पर कवर होती है। तो एक लर्नर जो होता है ना, तो उसको धारा प्रवाह भाषा का वो आना चाहिए, फ्लुएंसी आनी चाहिए। यह जो स्पीकिंग है ना, यह भाषा के फोनेटिक एस्पेक्ट, जो ध्वनियात्मक, हम बोल रहे हैं, स्पीकिंग हो रहा है, तो वहाँ क्या होगा, ध्वनि निकल रही है, तो ये ध्वनियात्मक पहलू है, फोनेटिक एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। ये बात क्लियर हो गई है। अपने 2 कौशल यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। जो कौशल कौन कौन से हैं यहाँ पर, इनको लेकर के ये नोट यहाँ पर ध्यान रखना है कि लिसनिंग और जो स्पीकिंग है ना, ये दोनों कौशल ओरल, और यहाँ पर ओरल जो स्किल है ये है, यानी कि कान का और मुख का यहाँ पर ये विषय है, ये कौशल है। और ये जो कम्युनिकेशन की मुख्य यहाँ पर इसको कहेंगे, एक आधार कहेंगे कम्युनिकेशन का, कि अपने को नॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉर्मल संप्रेषण, अपने को बातचीत करनी है तो एक अच्छा श्रोता होगा, अच्छा वक्ता होगा, तो एक कम्युनिकेशन हो जाएगी कि मैं आपको अपनी बातें बता रहा हूँ, आपके डाउट दूर कर रहा हूँ, आप उसको ठीक से समझ पा रहे हैं, तो ये अपने बीच में कम्युनिकेशन हो गया। तो ये क्या है, सुनना और बोलना कम्युनिकेशन स्किल है। स्पीच में ये आएगा। और जो प्राइमरी स्किल इसको कहेंगे, प्राइमरी, प्राथमिक स्किल में ये दोनों स्किल आएंगी। ये बात रही। और इन दोनों स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि फ्लुएंसी वहाँ पर रहेगी, धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें कवर यहाँ पर होंगी, और इसे बुक से नहीं पढ़ सकते हैं, इसके लिए अपने को प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और आगे की जो 2 कौशल हैं उनसे पहले अपने को स्पीच स्किल, यानी कि लिसनिंग और स्पीकिंग वाला, ये आपको 2 कौशल सीखने ही पड़ेंगे, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो ये अपने प्राइमरी 2 कौशल हमने कंप्लीट यहाँ पर कर लिए हैं। आई होप आपको ठीक से समझ में आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, और सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, सब्सक्राइबर रेशियो काफ़ी कम है, अभी तक आधे, लगभग 50-60% लोग ही सब्सक्राइब करें हैं। सब्सक्राइब जरूर करें, जल्दी से अपने 50 के करवाने हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए, तीसरा कौशल की बात करते हैं रीडिंग को लेकर के। रीडिंग है अपना यहाँ पर पढ़ना कौशल। पढ़ना आप सभी जानते हैं, बट यहाँ पर पढ़ने के भी 2-3 अलग अर्थ निकलेंगे, वो अपन आगे डिस्कशन करेंगे। देखिए, बने रहना है, आपको समझना है चीज़ों को। पढ़ना क्या होगा, यहाँ पर छपे हुए जो चिन्ह हैं, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस तरह से छपी हुई चिन्ह है, छपी हुई लिपि है, तो इसको उचित ध्वनि में अनुवाद या प्रिंटेड सिंबल्स का साउंड में ट्रांसलेशन करना फोनेटिक ग्राफिक एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ रहता है। और ये मुख्यतः रीडिंग 2 प्रकार की होती है। पहली है इंटेंसिव या फिर डीप रीडिंग, जिसमें हम अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं ये क्या है, एक डीप रीडिंग है, जिसमें अपन डिटेल में स्लो, एक तो धीरे धीरे सारी बातें कर रहे हैं, और डिटेल में इन्फॉर्मेशन अपन पता कर रहे हैं, और हर एक बात को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है, अपनी इंटेंसिव रीडिंग है। अपनी जो 1 शॉट क्लास है, तो वो कहने को तो मैराथन क्लास है, बट वहाँ पर हमने डिटेल में बात करी हुई है, हर एक टॉपिक को समझने पर जोर दिया है, रट करके नहीं बल्कि समझ करके। तो वो क्या है, अपनी यहाँ पर इंटेंसिव रीडिंग है, कम टाइम में अच्छी तैयारी है, डीप रीडिंग है। जबकि जो दूसरा
दूसरा यहाँ पर प्रकार आता है रीडिंग का, वो है एक्सटेंसिव रीडिंग, जिसमें क्या रहता है, एक तो फास्ट रीडिंग रहती है, एक जनरल आइडिया के लिए रीडिंग रहती है और एक टाइम पास के लिए रीडिंग रहती है। जैसे कहीं हम सफ़र कर रहे हैं तो कोई कॉमिक बुक पढ़ ली, कोई किसी की जीवनी वाली बुक पढ़ ली, या और भी कोई ऐसा जिसका कोई खास उद्देश्य नहीं रहता है, सिर्फ हम टाइम पास के लिए उसको पढ़ रहे हैं, तो वो यहाँ पर रीडिंग के अंतर्गत आपको ये कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में चौथा कौशल आता है अपना राइटिंग कौशल। राइटिंग कौशल क्या कहता है कि यह, पहली बात तो आपको समझना है, यह अंतिम कौशल है। चौथे नंबर पे राइटिंग कौशल आएगा और इसको क्या कहेंगे अपन, फाइनल प्रोडक्ट कहेंगे। इसे 4 कौशलों में सबसे लास्ट में सबसे कठिन और सबसे कॉम्प्लेक्स डिफ़िकल्ट माना जाता है। यह भाषा के ग्राफिक एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह, तो लिखने की बात हो रही है तो ग्राफिक डिज़ाइन यहाँ पर होगी, तो वो है। हैंड राइटिंग वगैरह आप देख रहे हैं काफ़ी लोगों की ऐसे थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्या हमारी तो हैंड राइटिंग सही नहीं है, नंबर सही आएंगे नहीं आएंगे। बट आप कोशिश करें थोड़ा सा आराम से चीज़ों को एक सही सेफ दे करके लिखें। अब मेरी भी पहले हैंड राइटिंग इतनी खास नहीं थी, बट धीरे धीरे उसको इम्प्रूवमेंट करे हैं और अब आगे भी इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, तो अब थोड़ा ठीक लेवल पे हो जा रही है। तो वैसे आप भी प्रैक्टिस करें। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट ऐसे भी रहे हैं हैंड राइटिंग को लेकर के, तो वो ग्राफिक एस्पेक्ट में यहाँ पर आएगा। अब इससे जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं आपके, एक तो रीडिंग और एक राइटिंग, तो उसको लेकर के 2 बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि रीडिंग और जो राइटिंग है, इन स्किल्स को सेकेंडरी या फिर यहाँ पर रिटन रीइंफोर्समेंट स्किल्स, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स इनको कहते हैं। और ये क्या रहता है, एक प्रोडक्टिव स्किल यहाँ पर रहती है, जिसमें अपने को प्रोडक्ट प्राप्त होता है, अपन लिखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। नोट एक दूसरा क्या है यहाँ पर, स्पीकिंग और जो राइटिंग है, बोलना और लिखना क्या है, ये एक तो एक्टिव रहता है इसमें बंदा, एक इसमें आउटपुट मिलता है, एक क्या है इसमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है, एक हम अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाते हैं, एक्सप्रेसिव है, और कुछ क्रिएट अपन कर पाते हैं, तो क्रिएटिव ये चीज़ें रहेंगी। स्पीकिंग मतलब बोलना और लिखना, जैसे अपने ये जो नोट्स हैं ये क्या है यहाँ पर राइटिंग में है, मैं बोल रहा हूँ बातें तो ये क्या है स्पीकिंग में है, तो ये क्या है एक्टिव है, आउटपुट दे रही है, प्रोडक्टिव है, एक्सप्रेसिव भी है कि मैं अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, और क्रिएटिव भी चीज़ें हैं। बट जो दूसरा यहाँ पर एस्पेक्ट आता है, यहाँ पर अपने जो दूसरे कौशल हैं 2, लिसनिंग सुनना यानी कि ग्रहण करने की बात हो रही है, और रीडिंग पढ़ना, तो पढ़ना भी एक ग्रहण करने की बात हो रही है। तो ये क्या है, एक पैसिव रीडिंग आएगी, इनपुट इसमें अपने को मिलेगा कि अपन सीखेंगे चीज़ों को, और कंजप्शन यहाँ पर आएगा, खपत हो रही होगी, हम सीख रहे होंगे, उसका उपयोग कर रहे होंगे, और ये रिसेप्टिव यहाँ पर स्किल रहेगी। तो ये आपको बातें यहाँ पर इनमें ध्यान रखनी है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं लैंग्वेज लेबोरेटरी के बारे में। यह क्या है, अमेरिका से प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत इंस्टीट्यूट में एक लैंग्वेज लैब स्थापित की गई, जो लर्नर विद्यार्थी मल्टीमीडिया रिसोर्सेज की सहायता से लिसनिंग तथा स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर पाता है और स्पीच हैबिट्स डेवलप किया जा सकता है। ये आपके आगे काम आएगा। अभी चांसेस कम रहेंगे इस आपके फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में आने के, बट फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं। आपको पहले ये जो लैंग्वेज स्किल है LSRW, ये ज़रूर से आपको याद कर लेने हैं 100%। इनमें आपको कोई भी कमी नहीं रखनी है समझने में, याद करने में, क्योंकि आपके जो स्टार्टिंग के 3 से 4 जो यूनिट है ना, तो उनमें मोस्टली इन्हीं के बारे में बात हुई है। तो हमने यहाँ पर बहुत कम समय में एक ढांचा तैयार कर लिया है कि ये चीज़ें हैं, और हमने समझते हुए सारी चीज़ें कवर करी है। अब यहाँ पर कहीं पर भी आपको ऐसी चीज़ें नहीं रखनी है कि मेरे को तो टेंस आएंगे तभी इंग्लिश आएगी, या मुझे और कुछ, ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। आपको आराम से इन लैंग्वेज स्किल को सीख लेना है, LSRW को, और आप आपके पास में अगर सीरीज है तो वहाँ से आप मैच करेंगे। तो स्टार्टिंग के 3 से 4 यूनिट में इसी के ऊपर सारा डिस्कशन हो रखा है, जिसे हमने बहुत कम समय में कवर कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है। अब आपको ये चीज़ें याद यहाँ पर हो गई है, और यही चीज़ें अपन अपनी 1 शॉट क्लास में और एक बार रिवाइज करेंगे और उसमें कंप्लीट अपन पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में और अच्छे से चीज़ें बैठ जाएंगी और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक थोड़ा सा माइंड मैप ठीक तरीके से आपके बन जाएगा, आपका काम अच्छे से हो जाने वाला है। इसके बाद में मूल्यांकन को लेकर के भी आपके इस जो इंग्लिश वाले पेपर में एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। पीछे के पेपर्स में भी हमने इसके बारे में बात करी है, और आपने अच्छे प्रकार से अगर सीखा है, समझा है, तो ये आपके लिए और भी आसानी यहाँ पर देगा। पर अगर आपने मूल्यांकन वगैरह के बारे में नहीं अगर पढ़ा है, कम पढ़ा है, तब भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करते हुए समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर्वप्रथम मूल्यांकन की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, ये BS ब्लूम का नाम ध्यान रखना है, BS ब्लूम ने दी है।
इवैल्यूएशन जो टेस्टिंग रहती है ये लर्नर की उपलब्धि स्तर अचीवमेंट टेस्ट को यहाँ पर जानने के लिए, उसका लेवल जानने के लिए करते हैं कि आपने कितना सीख लिया है। अब जैसे आपकी परीक्षाएं हो रही है तो ये आपके लेवल को जानने के लिए है कि आपने कितना क्या सीख लिया है। अब ये एक और बात हो जाती है कि आपको सिखाया ही नहीं जाता है, कम कुछ 19-20 तरीके से सिखा देते हैं बस थोड़ा बहुत, तो फॉर्मेलिटीज सारी रहती है। बट ये एक अचीवमेंट टेस्ट रहता है, ये छोटी क्लासों के लिए रहता है। बच्चों की हम बात कर रहे हैं, अपना जो पूरा सिलेबस है तो उसका ढांचा क्या है, बच्चों को सिखाने के लिए कि कैसे बच्चों को सिखाएंगे, उनका मूल्यांकन कैसे करेंगे और जो उनमें कमियां आ रही हैं उनका निदान कैसे करेंगे, उनका उपचार कैसे करेंगे। तो वही चीज़ें सारी अपने सिलेबस में अलग अलग पेपर्स में वहाँ पर बटी हुई है। तो वही अपने को बच्चे को आधार मान करके अपने को उत्तर वहाँ पर अज्यूम करना है कि आप तो क्या है, टीचर है और बच्चे को आपको सिखाना है किसी टॉपिक को, तो उसे आप एक सरल लैंग्वेज में कैसे उसे सिखा सकते हैं, तो वही आपको दिमाग लगाना है। तो यहाँ पर हमने क्या बात करी कि इसकी जो कॉन्सेप्ट है मूल्यांकन की, ये BS ब्लूम ने दी है। और इवेल्युएशन जो रहता है, जो टेस्टिंग है, ये क्या है, उपलब्धि स्तर है, अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि बच्चे के लेवल को पता करने के लिए, बच्चे का लेवल जानने के लिए, ये टीचर के द्वारा टीचिंग की प्रभावशीलता या इफ़ेक्टिवनेस जानने के लिए ज़रूरी होती है कि टीचर ने आपको अच्छे से पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, या कहीं पर कमियां छोड़ दी है, या पढ़ाने की जो विधि है वो एक सही विधि यूज में नहीं ली है। तो टीचर क्या करता है, बच्चों का टेस्ट लेता है और ये पता चलता है कि किस टॉपिक में बच्चों के कम नंबर आए हैं और वो कम नंबर आने के कारण क्या रहे हैं, और जो जितना पढ़ाया गया है क्या उन्होंने उतना अचीव कर लिया है, सीख लिया है। तो यही जानने के लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो ये बात रही। इसमें आपके एक मापन नाम भी आने वाला है। मापन नाम भी आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप आगे और पढ़ेंगे। मापन अपने और सब्जेक्ट में भी यहाँ पर है। मेजरमेंट आपको इंग्लिश में नाम ध्यान रखना है। मेजरमेंट किसी लर्नर का जो परफॉर्मेंस है, इसको आंकड़ों में, आपके परसेंटेज में, यहाँ पर क्वांटिटी में दर्शाने को मेजरमेंट कहेंगे। जो परसेंटेज दर्शानी है तो वो आप एक अर्थ में, एक लाइन में समझ लेंगे कि परसेंटेज में दर्शाने को मेजरमेंट यहाँ पर कहते हैं। मापन केवल एक ही पहलू यानी कि स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट यानी कि शैक्षणिक जो पहलू है, इसको ध्यान में रख करके ही किया जाता है। जो परसेंटेज आपके मिलती आ रही है तो वैसे आपको उसको ध्यान में रखना है। और जो आकलन है, आकलन भी आपने नाम सुना है, दूसरे तीसरे पेपर में आपके आया भी है। तो ये जो आकलन है ना, ये क्या है, असेसमेंट यहाँ पर है। असेसमेंट एक लर्नर को पहले दिन से ही ऑब्जर्व करके लगातार अंत तक के हर पहलू को ध्यान में रख करके आकलन करना असेसमेंट कहलाता है, उसका आकलन है ना। और इसकी सहायता से टीचर अपनी टीचिंग में तथा लर्नर अपनी लर्निंग में सुधार करता है और कमियों को जान करके उनको सुधार करता है। ये बात रही। लर्नर तो क्या करता है अपनी लर्निंग में, और टीचर अपनी टीचिंग में सुधार करता है। लगातार हम अगर आकलन करते जा रहे हैं तो हमें इम्प्रूवमेंट वहाँ पर पता चलेगा कि कहाँ पर कमियाँ रह रही है। अब जैसे अपने जो पुराने वीडियोज़ चले आ रहे हैं तो आप सबका फीडबैक वहाँ पर रहता है कि सर आपने यहाँ पर कमी छोड़ दी है। अब जो आपके सजेशन रहते हैं तो उनको मैं पढ़ता रहता हूँ और फिर उनमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता हूँ। और हर एक आप पिछला वीडियो उठा करके देखेंगे और जो आगे वाला वीडियो है वो उठा करके देखेंगे तो कुछ ना कुछ उनमें इम्प्रूवमेंट्स आपको दिखेंगे। जैसे मेरे पिछले साल वाले वीडियो देखेंगे और अभी वाले वीडियो देखेंगे तो बोलने के लहजे में ही आपको काफ़ी परिवर्तन दिखेगा, काफ़ी डिफरेंस वहाँ पर आ जाएगा। तो वो चीज़ें हैं कि लर्नर अपनी लर्निंग में और टीचर अपनी टीचिंग में यहाँ पर सुधार कर लेता है आकलन से, और जो सारी चीज़ें उनसे। मापन, आकलन, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर असेसमेंट जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो फॉर्मेटिव रचनात्मक होता है, एक सम्मेटिव योगात्मक होता है। फॉर्मेटिव और सम्मेटिव, यहाँ पर नाम दो ध्यान रखने हैं। अब नोट यहाँ पर क्या जाता है कि फॉर्मेटिव तथा जो सम्मेटिव इवेल्युएशन है, फॉर्मेटिव और सम्मेटिव इवेल्युएशन, सम्मेटिव मूल्यांकन जो है, इनका जो नाम है वो माइकल स्क्रीवेन ने दिया। माइकल स्क्रीवेन ने दिया, ये नाम ध्यान रखना है। और अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। ये जो असेसमेंट है ये 40% भाग रखते हैं जो आपके अंतरांकन आप इन्हें कह सकते हैं। जैसे आपके प्रैक्टिकल वगैरह, प्रैक्टिकल तो नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे अपन कि अंतरांकन। जैसे आपकी मार्कशीट अब जब आप देखेंगे फर्स्ट ईयर वाली, तो आपके जैसे 70 नंबर का या 60 नंबर का पेपर है और जो बाकी के 40 नंबर, जो 30 नंबर हैं वो कॉलेज के द्वारा जो भेजे जाते हैं ना, तो उनको हम क्या कहेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहेंगे। यहाँ पर 40% भाग जो कि 70 में 4 बार जो आपके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, कुछ के अलग अलग टेस्ट ले लेते हैं कॉलेज वाले, तो कुछ कॉलेजों में ऐसा होता है, तो वो यहाँ पर क्या आएंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएंगे। ये क्लियर हुआ। यहाँ पे 70 में 4 बार लिए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। और ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान कंटिन्यू लिए जाते हैं, 4 बार ले लिए हैं 70 में, तो कंटिन्यू हो रहा है।
और असेसमेंट फॉर लर्निंग इनको कहा जाता है। इसे असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए असेसमेंट, सीखने के लिए आकलन इनको कहा जाता है। यह एक प्रोसेस है, प्रोसेस समझ लेना है। इसमें टीचर फीडबैक लेता है और अपने पढ़ाने में सुधार करता है, जिससे लर्नर की लर्निंग में वृद्धि होती है। जैसे मैं आपको अलग अलग वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि आपको मेरे पढ़ाने के लहजे में, अपने वीडियो की इन्फॉर्मेशन में कहीं पर देने में कुछ कमी रह गई है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जिस वीडियो में जिस टॉपिक पर अपन बात करें तो उसके आसपास के सारे डाउट्स को अपन दूर कर लें और आपका कोई डाउट ना बचे। फिर भी मैं कहता हूँ कि कहीं पर कोई कमी रह गई है, कुछ आपका जो फीडबैक है, कुछ सजेशन है, तो वो आप कमेंट में बताते हैं। फिर मैं अगले वीडियो में उसमें और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्या रहता है, टीचर फीडबैक लेता है और अपने पढ़ाने में सुधार करता है। रेमेडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक जो टेस्ट रहता है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही भाग होता है। जो उपचारात्मक, निदात्मक होते हैं ना टेस्ट, तो वो सारे इसी में आते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं सम्मेटिव असेसमेंट के बारे में। सम्मेटिव जो असेसमेंट होता है यह 60% भाग लेता है। जो आपकी लिखित जो परीक्षा रहती है, इनको उदाहरण आप ले सकते हैं। अभी तो अपना जो पूरा सिलेबस है वो किसके बारे में बात हो रही है, बच्चों के बारे में बात हो रही है, पर उदाहरण के लिए हम आपके जो एग्जाम्स हैं उनका उदाहरण ले रहे हैं। 60% भाग रखता है, यानी कि अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के रूप में ये सत्र में 2 बार लिए जाते हैं। यह प्रोडक्ट है, इसे असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जाता है। यह लर्नर्स को जज करने, ग्रेड देने और प्रमोट करने हेतु किया जाता है। अब ये वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई है, मतलब फाइनल डिसीजन वहाँ पर आ गया है। टेस्ट में तो क्या रहता है कि इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं कि फर्स्ट टेस्ट में अगर कम नंबर आए हैं या कुछ कमियां रही है तो उनको सेकंड टेस्ट में सुधारा जाए। टीचर भी अपनी गलतियों को सुधारे और जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वो भी अपनी कमियां सुधारे। कहीं पर उसने पढ़ने में कमी छोड़ी है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो वो टीचर से तो उसको दोबारा पढ़ाने के लिए कहेगा, तो ऐसे उसमें सुधार होंगे। बट ये जो यहाँ पर समेटिव असेसमेंट है ये क्या रहेगा, फाइनल प्रोडक्ट रहेगा, इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं रहेगी। यह क्या है, टर्मिनल नेचर का होता है। टर्मिनल मतलब टर्म्स में बटा हुआ, अलग अलग पार्ट में बटा हुआ। इसके 2 टर्म रहते हैं, एक तो मिड टर्म और एक एंड टर्म। मिड टर्म मतलब अर्धवार्षिक और एंड टर्म मतलब वार्षिक। FA और SA यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट को और थोड़ा सा यहाँ पर समझाया हुआ है कि कैसे कैसे नंबरिंग बटी रहती है अलग अलग यहाँ पर। तो इतना ज़्यादा टेक्निकली आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। हमने मेन बातें वहाँ पर कर ली है कि आपके जो अंतरांकन के रूप में नंबर रहते हैं तो वो क्या रहता है उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट में, और जो समेटिव असेसमेंट रहता है तो वो क्या रहता है आपके वार्षिक परीक्षा के रूप में, अर्धवार्षिक परीक्षा के रूप में, एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में। और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है इसमें सुधार की गुंजाइश होती है। लर्नर अपनी लर्निंग में सुधार करता है, कुछ कमियां रह जाती है टेस्ट में तो फिर वो अगले टेस्ट में सुधार लेता है। 4 टेस्ट इसमें रहते हैं और ऐसे में क्या रहता है 2 टेस्ट रहते हैं, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा ना। और यहाँ पर जो FA है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। टीचर अपनी टीचिंग में सुधार करता है, लर्नर अपनी लर्निंग में सुधार करता है। और जो ऐसे है यहाँ पर सुधार की गुंजाइश नहीं होती है। ये क्या रहता है, एक फाइनल प्रोडक्ट रहता है। ये कुछ बातें यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब इसके बाद में एक नोट आपको ध्यान में रखना है कि FA यहाँ पर 40% तथा ऐसे जो है 60% का योग 100 यहाँ पर हो गया है। CGPA एक नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। CGPA क्या होता है, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज कहलाता है। ये क्या है, संचयी अभिलेख, इस तरह से आपको नाम अगर दिखता है तो वो क्या रहेगा, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। इस तरह से फुल फॉर्म को लेकर के भी एक आधा प्रश्न आ जाता है, तो ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं एक अगला महत्वपूर्ण टॉपिक अपना CCE को लेकर के, सतत और व्यापक मूल्यांकन, समग्र मूल्यांकन। आपने दूसरे तीसरे पेपर इनमें पढ़े हैं और आगे अलग अलग पेपर में मोस्टली ये आपके मैक्सिमम परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अलग अलग सभी पेपर में आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन आपको दिख जाएगा। भारत में सर्वप्रथम CCE जो है CBSE के द्वारा लागू किया गया और राजस्थान में SIQE के नाम से ये कक्षा 1 से 5 तक लागू है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब है कि लगातार यहाँ पर मूल्यांकन किए जाना और टीचर में कमियां जो रह रही है उनको दूर करना, जो लर्नर में कमियां हैं उनको दूर करना, टीचिंग जो मेथड यूज़ करी जा रही है उसमें निरंतर बदलाव करना, कमियों को दूर करना। तो वो किससे होगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन से। सतत का मतलब है कंटिन्यू और व्यापक का मतलब है समग्र एक मूल्यांकन, एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात यहाँ पर हो रही है। तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन ध्यान रखना है, इंग्लिश में इस तरह से लिखा हुआ आएगा, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। अब राजस्थान में इसको SIQE के नाम से जानते हैं
और सीसी जो लर्नर है इसके एग्ज़ाम के समय की चिंता, जो डर रहता है, जो एंजाइटी रहती है, इसको कम करने के लिए करती है कि अगर आपका मान लीजिए कि वीकली टेस्ट होता रहता है, जो आपका मंथली टेस्ट होता रहता है मान लो, तो उसमें फिर एक मेन जब एग्ज़ाम आती है तो उसमें आपका डर नहीं रहता है। जैसे सीबीएसई का पैटर्न आप सभी जानते हैं कि उनके जैसे फर्स्ट टेस्ट हो गया है तो फर्स्ट टेस्ट में जितना सिलेबस आ गया है उनके, तो फिर उसको सिलेबस से हटा देंगे, फिर आगे जो सेकेंड टेस्ट रहेगा तो उसमें जितना सिलेबस रहेगा उसमें उसको उठा देंगे, तो फिर एग्ज़ाम तक तो सिलेबस का छोटा सा पार्ट ही रहता है, तो फिर उसको एग्ज़ाम की डर नहीं रहता है। बट अपने यहाँ पर थोड़ा सा अलग शेड्यूल है राजस्थान वाली आरबीएससी में कि आपको जो अर्धवार्षिक है तो उसमें पूरा सिलेबस आएगा, वार्षिक है तो पूरा सिलेबस आएगा, तो फिर एक बर्डन, एक स्ट्रेस वहाँ पर एंजाइटी एक बनी रहती है। तो ये ना बने उसके लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन, ऐसे इम्प्रूवमेंट करे जा रहे हैं, शिक्षा में नवाचार करे जा रहे हैं, जिससे क्या रहेगा, लर्नर में एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस, एक चिंता नहीं बनेगी। अब आप भी अगर मान लीजिए अपने चैनल से पहले से जुड़े हुए रहते, अलग अलग क्लासेस को देख करके अपने तैयारी कर रहे होते, तो इतनी एंजाइटी, इतना डर आपके मन में नहीं बनता, इंग्लिश के प्रति जो डर है वो नहीं रहता, आप थोड़ा अच्छे एक लेवल पर होते अभी की तुलना में। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं कि सीसी इनके लिए ज़रूरी होता है। लर्नर चाइल्ड सेंटर्ड, ये बाल केंद्रित शिक्षा, ये क्या करता है, एवेल्यूएशन, ये मूल्यांकन को बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड लर्नर यहाँ पर बनाता है। सीसी के माध्यम से विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि और ड्रॉप आउट रेट में कमी आती है। अगर लगातार मूल्यांकन हो रहा है तो विद्यालय छोड़ने का सवाल ही नहीं होता है, कोर्स को छोड़ने का सवाल ही नहीं होता है। जो हमने एक पेपर में बात करी थी, आपको अगर याद है तो हमने बात करी थी कि बच्चे जो पढ़ाई का जो प्रेशर है, जो पढ़ने में उनको कठिनाइयाँ या फिर कोई किसी कारणवश फेल हो गए हैं, फिर वापस उसको पीछे की कक्षा में बैठना पड़ रहा है, उसके साथ ही आगे क्लास में चले गए हैं, तो वो क्या करेगा, स्ट्रेस, एंजाइटी, इससे थोड़ा डिप्रेस होगा और वो पढ़ाई छोड़ देता है, ड्रॉप आउट हो जाता है, या उनको थोड़ा ऐसे टीचर के द्वारा मारा पीटा जाए, धमकाया जाए, तो ऐसे में वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर जो नामांकन हैं, तो वो जो विद्यालय में पलायन कर रहे हैं काफ़ी लोग अलग अलग जगह पर, तो उनके वहाँ पर ड्रॉप आउट रेट को कम करके वृद्धि और यहाँ पर नामांकन में वृद्धि वगैरह को लेकर के, तो ये क्या है, ये सीसीई इसमें मदद करता है कि बच्चे का अगर लगातार वीकली मूल्यांकन टेस्ट वगैरह होता रहेगा तो पढ़ने में उसकी रुचि बनी रहेगी। कुल मिलाकर के आपको इसको ऐसे समझना है कि पढ़ाई में रुचि बनाने को लेकर के ये मूल्यांकन रहता है। और इसके बाद में आगे बात करते हैं, सीसीई टीचिंग के बजाय लर्निंग पर ध्यान देता है। यह जो सीसीई है, सतत और व्यापक जो मूल्यांकन है, ये पढ़ाता नहीं है, ये क्या कराता है, सिखाता है, लर्निंग पर ध्यान देता है। सीसीई लर्नर्स के शैक्षणिक, स्कोलेस्टिक और साथ साथ सह शैक्षणिक को स्कोलेस्टिक गतिविधियों, एक्टिविटीज़ का भी आकलन करता है। ये बात रही शैक्षणिक, जो पढ़ाई से रिलेटेड बातें हैं, और जो नॉर्मल, जो उनके दैनिक व्यवहार से जुड़ी बातें हैं, तो सभी पर सीसीई द्वारा नज़र रखी जाती है, टीचर्स नज़र रखते हैं। इस सतत और व्यापक मूल्यांकन, व्यापक का मतलब है ओवरऑल डेवलपमेंट, एक बच्चे का सर्वांगीण विकास को लेकर की बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। सीसीई का नाम जहाँ पर भी आए वहाँ पर आपको एक तो कंटिन्यू वहाँ पर मूल्यांकन, इवेल्युएशन हो रहा है, और एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, समग्र मूल्यांकन, एक सर्वांगीण विकास को लेकर के यहाँ पर इसमें काम रहता है। अब जो सीसीई की जो टैगलाइन है वो आपको ध्यान रखनी है, इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूँ मैं। सीसीई की जो टैगलाइन है ये है नो एज यू ग्रो, नो एज यू ग्रो, नो जानना एज यू ग्रो, जैसे तुम ग्रो कर रहे हो, जैसे तुम बढ़ रहे हो, आपको वैसे ही जानना। तो इस तरह से आप इसको हिंदी अर्थ समझ सकते हैं, बट आपको इंग्लिश में ही ध्यान रखना है टैगलाइन। अगर आपको मान लीजिए कि कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, अब ये सीसी वाला ही मान लीजिए कि आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, पर ऐसे आप अगर सीसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें याद रखेंगे तो इनको भी आप अगर उस क्वेश्चन में लिख देंगे सीसी से जुड़े हुए में, तो आपको नंबर मिलने के चांसेस वहाँ पर रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका 3 नंबर का सीसी से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आ गया है, अब आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बट आपने सीसी नाम सुना हुआ है और ये कुछ बातें आपको यहाँ पर याद है प्रश्न की, तो अगर इनको भी आप लिखेंगे तो आपको एटलीस्ट 1 या 2 नंबर मिलने के चांसेस तो वहाँ पर रहेंगे। अब अगर आप सिर्फ तुक्का लगा देंगे, व्हाट्सअप वाले को इंग्लिश लिख देंगे, कुछ भी जो मन में आए वही लिख देंगे, तो उसमें अगर आप नंबर मिलने की उम्मीदें कर रहे हैं तो एग्जामिनर यार इतना पागल थोड़ी है। कॉलेज डाइट के प्रोफेसर वगैरह वो सारे आपके एक अच्छे एजुकेटेड, अच्छे डिग्री धारण करे हुए लोग आपकी कॉपियाँ चेक करेंगे। तो कुछ कुछ केसेस में ऐसा रहता है कि जल्दबाजी में वो कॉपी चेक कर देता है, उसमें हो सकता है कहीं पर आपका ट्रिक काम कर गया हो, कहीं पर आपका लक काम कर गया हो, बट फिलहाल अपनी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि अपन जो स्टेप उठाएंगे वो सारे सही ही रहेंगे। तो एक थोड़ा सा एक अच्छे लेवल पे अपनी तैयारी को लेकर के चलना है, भगवान भरोसे सारी चीज़ें ना छोड़ें, थोड़ी थोड़ी मेहनत आपको करते रहनी है। इसके बाद में सीसीई लर्नर्स के चहुमुखी विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने कहा कि व्यापक सर्वांगीण विकास को लेकर के बात करनी है, तो चहुमुखी विकास यहाँ पर होलिस्टिक ऑल
सोशल ओवर डेवलपमेंट पर ध्यान देता है CCE। इसके बाद में बात करते हैं आगे, ये होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है ये क्या होता है, इस बारे में कुछ बिंदु जान लीजिए। होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है ये यहाँ पर रहता है एक तो मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल कोग्निटिव डेवलपमेंट, और एक शारीरिक विकास फिजिकल से जो साइकोमोटर वो है, सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट, और संवेगात्मक तो इमोशनल डेवलपमेंट, कौशल यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट, इफेक्टिव डेवलपमेंट। तो इस तरह से आपको ये इसके प्रकार भी ध्यान में रखने हैं, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, कौशल, इस तरह से स्किल डेवलपमेंट वगैरह सारी चीज़ें होलिस्टिक डेवलपमेंट। एक ओवरऑल डेवलपमेंट में इन सब बातों का ध्यान रखना अपने को पड़ेगा कि उसकी मेंटलिटी कैसी है, उसका दिमागी स्तर कैसा है, सीखना किस विधि से वो सही से सीख पा रहा है, या जो मैं सिखा रहा हूँ वो अज्यूम भी कर पा रहा है, सीख भी पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, या कहाँ पर सीखने में दिक्कतें आ रही है, तो वो चीज़ें हैं। फिजिकल यहाँ पर उसको काम करने में कहीं दिक्कतें वगैरह नहीं आ रही हो, सोशली वो कितना एक्टिव है, इमोशनली और इफेक्टिव ने, तो वो सारी चीज़ें LSRW स्किल वगैरह ये सारे कौशल यहाँ पर आ गए हैं। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात यहाँ पर हो रही है। इसके बाद में कुछ बातें आपको यहाँ पर और ध्यान रखनी है, जो एक है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एक दक्षता जो टेस्ट है ये क्या रहेगा, ओवरऑल वोल दक्षता टेस्ट जो रहेगा वो रहेगा LSRW स्किल्स पर। इसके बाद में अचीवमेंट टेस्ट की बात आती है, तो वो रहेगा यहाँ पर पढ़ाया हुआ भाग, जो टफ टॉक लैंग्वेज है जिसके बारे में बात हो चुकी है, तो वो क्या रहेगा, अचीवमेंट टेस्ट रहेगा। इसके बाद में डायग्नोस्टिक टेस्ट जो रहता है ये क्या रहेगा, निदान जो करेंगे, तो निदान करेंगे एक वीक पॉइंट का, वीक लर्नर की विशेष कमजोरी का पता लगाएंगे, और ये क्या है, वीकनेस, एरिया, एरर, इनका पता लगाने के लिए आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट रहता है, जिसमें निदानात्मक परीक्षण आप उसको कहेंगे कि समस्या का पता लगाने के लिए निदान करते हैं। और फिर उसके बाद में जो अपन उपचार करते हैं अलग अलग विधियों को ट्राई करके। और क्लोज एंडेड जो रहता है यहाँ पे, जिनका एक ही फिक्स आंसर हो वो क्या रहते हैं, क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड जिनके एक से अधिक आंसर हो सकते हैं किसी प्रश्न के, तो उनको ऐसे ध्यान रखना है। तो ये कुछ बातें आपको मूल्यांकन से जुड़ी हुई ध्यान में रखनी है यहाँ पर। और इसके बाद में अगला टॉपिक आता है रोल ऑफ होम लैंग्वेज की, यहाँ पर बात रहती है। तो डिफ़िकल्टीज़ की हम बात करेंगे कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है होम लैंग्वेज सीखने में। तो सामान्यतः किसी भाषा को दो तरीके से सीखा जाता है। किसी भाषा को दो तरीके से बालक कैसे सीखता है, एक तो एक्वाइज करके एक्विजिशन से, और एक लर्निंग से। एक्विजिशन से मतलब है अधिग्रहण से, उसका अर्जन करके। जो छोटा बच्चा होता है तो वो अपने घर की भाषा, अपने जो होम लैंग्वेज जो मातृभाषा रहती है उसको एक्वायर कर लेता है, एक्विजिशन से सीखता है, उसे किसी विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट लर्निंग जो अधिगम यहाँ पर रहता है किसी और भाषा को सीखने के लिए हमें करना पड़ता है। जैसे अपनी लोकल जो लैंग्वेज है, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी जो भी आपकी है, तो उसे सीखने के लिए हमें किसी विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही हमें हिंदी सीखने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ी। बट अभी अगर अपने को इंग्लिश की अपन तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर इंग्लिश को सीखना पड़ रहा है, लर्न करना पड़ रहा है। तो इस तरह से आप समझेंगे कि दो तरीके से भाषा सीखा जाता है, भाषा को सीखा जाता है। इसके बाद में एक्विजिशन की हम बात करते हैं। एक्विजिशन यानी कि एक्वायर करना, जो भाषा बिना किसी प्रयत्न, विदाउट एफर्ट्स के, बिना किसी स्पष्ट निर्देशों, एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन के, विदाउट एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, बिना औपचारिक शिक्षण के, विदाउट फॉर्मल टीचिंग के, अपने आप अर्जित हो गई हो, ऑटोमेटिकली एक्वायर हमने कर ली हो, उसे मदर टंग L1 लैंग्वेज जो फर्स्ट मतलब मातृभाषा कहेंगे इसे, और नेटिव लैंग्वेज। अब यहाँ पे L1 आपके BSTC वाले टीचर वाले L1 नहीं है, ये लैंग्वेज फर्स्ट यहाँ पर बच्चे की मातृभाषा लैंग्वेज फर्स्ट यहाँ पर कही है, मदर टंग को कहा गया है, होम लैंग्वेज इसे कहा जाता है। तो ये बात रही, यह जो प्रथम भाषा होती है जिसे बच्चा ऑटोमेटिकली खुद ही सीखता है, इसे किसी विशेष प्रशिक्षण की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये बात क्लियर कर लेनी है। इसके बाद में बात करते हैं लर्निंग वाली टॉपिक को लेकर के। अब लर्निंग बच्चा जब किसी भाषा को प्रयत्न करके, प्रैक्टिस करके, एफर्ट लगा करके, औपचारिक निर्देशों के माध्यम से और स्पष्ट तरीके से उसको सीखता है, तो यह क्या कहलाता है, लर्निंग कहलाता है, सीखना कहलाता है। इसका जो यूज है वो सामान्यतः सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई है। अब एक आता है नोट।
नोट यहाँ पर क्या डाला गया है कि वर्तमान में अंग्रेजी भाषा को संप्रेषण कम्युनिकेशन के लिए सीखना ज़रूरी हो गया है। अलग अलग क्षेत्रों में, व्यापारिक क्षेत्रों में, बिजनेस, अलग अलग यूट्यूब वगैरह, अलग अलग अपन सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो मैक्सिमम जगह पर अपने को इंग्लिश ही वहाँ पर देखने को मिलती है। तो अपनी इंग्लिश सीखना एक कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी हो गया है। इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, अंग्रेजी भाषा शिक्षण को बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड किया जाना ज़रूरी है। तो बाल केंद्रित अंग्रेजी को किया जाना ज़रूरी हो गया है। तो ये नोट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको एक अगर शॉर्ट में बात करना हो कि एक्विजिशन क्या होता है, तो अपने आप मदर टंग, L1 होम लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, हिंदी, इस तरह से आप समझ लेंगे। और जो लर्निंग करी हुई है, जो कोशिश करके सीखी हुई है, वो क्या है, सेकंड लैंग्वेज है, L2 है, टारगेट लैंग्वेज है, और फॉरेन लैंग्वेज आप इसे कह सकते हैं। तो ये क्या है, इंग्लिश है। तो इस तरह से भी आप एक चार्ट बना करके इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई है लैंग्वेज की डिफ़िकल्टीज़ को लेकर के। और अब हम बात करते हैं बहुभाषिकता को लेकर के, मल्टीलिंगुअलिज्म को लेकर के। आपने पहले के पेपर में पढ़ा भी है कि एक शिक्षक अगर कक्षा में पढ़ा रहा है बच्चों को, और उस कक्षा में 4-5 अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, जैसे कुछ 5-7 बच्चे तो राजस्थानी बोलने वाले हैं, कुछ 5-7 पंजाबी बोलने वाले हैं, कुछ 5-7 अगर तमिल भाषा बोलने वाले हैं, ऐसे अलग अलग बहुभाषा भाषी अगर कक्षा है, तो वहाँ पर शिक्षक कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे मैनेज करेगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देगा, तो वो कैसे क्या सारी चीज़ें करेगा। तो ऐसी जो चीज़ें हैं हमने बहुभाषिकता में पढ़ी हुई है, आपको अच्छे प्रकार से सारी चीज़ें कवर होंगी। मल्टीलिंगुअलिज्म इसे इंग्लिश में कहेंगे। जिस व्यक्ति को एक भाषा का ज्ञान हो उसे मोनोलिंगुअल कहते हैं। बाईलिंगुअल मतलब 2 भाषाओं का ज्ञान हो, जैसे उसे बाईलिंगुअल कहते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान है, तो उसे बहुभाषी कहेंगे। तो और जो मल्टीलिंगुअलिज्म है वो क्या कहलाता है, बहुभाषिकता कहलाता है। 1 से अधिक, 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना मल्टीलिंगुअलिज्म। बहुभाषिकता का जो तात्पर्य है वो तात्पर्य क्या है कि एक बालक की भाषाओं का यूज उसे नई चीज़ें सिखाने में करना कहलाता है बहुभाषी। और इसके बाद में मल्टीलिंगुअलिज्म का जो आधार है ये क्या है, मातृभाषा, मदर टंग होती है। क्योंकि लर्नर सबसे पहले मातृभाषा ही सीखता है। बच्चा सबसे पहले मातृभाषा, अपने घर की जो लैंग्वेज है वो सीखता है, और उसके बाद ही अन्य भाषा सीखता है। अतः इसे मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म भी कहते हैं। मदर टंग मतलब मातृभाषा, और मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब बहुभाषिता को लेकर के कहा गया है कि मदर टंग पर आधारित बहुभाषिकता इसे कहेंगे। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पर। अब कुछ नोट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला नोट यहाँ पर आता है, टीचर को लर्नर की जो लैंग्वेजेस हैं उनका यूज करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने में करना चाहिए। इसे मल्टीलिंगुअलिज्म इसको कहेंगे। पहला नोट क्या कह रहा है कि टीचर को जो लर्नर की जो लैंग्वेज है उसमें सिखाना चाहिए, और अलग अलग लैंग्वेज जो भी लर्नर की है उनमें ही सिखाना चाहिए। मल्टीलिंगुअलिज्म का ज्ञान है जो शिक्षक को होना चाहिए। इफ़ेक्टिव जो अपने टीचिंग प्रोसेस को, लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव, प्रभावी बनाने के लिए अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, और उसे उसी की भाषा में सिखाए, तो वो क्या कहलाएगा, मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाएगा। नोट अगला यहाँ पर है कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो बहुभाषिता है इसकी हेल्प से लर्नर को अलग अलग संस्कृतियों, डाइवर्सिफाइड कल्चर्स की जानकारी दी जा सकती है, अलग अलग संस्कृतियों की। और उन अलग अलग संस्कृतियों में इक्वलिटी, जो समानताएं हैं, इनका पाठ भी पढ़ाया जा सकता है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषिता से क्या हो सकता है, हमें अलग अलग जो क्षेत्र के लोग हैं इनके कल्चर के बारे में, इनके डाइवर्सिटी के बारे में अपने को जानकारी मिलेगी, और उसकी जो समानताएं हैं वो हम अपने कल्चर से कर पाने में सक्षम वहाँ पर होंगे अगर अपने को वहाँ की भाषा का ज्ञान होगा। तो दूसरा नोट ये ध्यान रखना है। तीसरा नोट यहाँ पर है कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो बहुभाषिता है इसकी हेल्प से लर्नर को केवल भाषाएं ही नहीं बल्कि सब्जेक्ट भी पढ़ाए जा सकते हैं। नोट डाल करके यहाँ पर अगला नोट क्या है कि हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है। और नोट अगला यहाँ पर है कि NCF 2005 ने भी मल्टीलिंगुअलिज्म को एक रणनीति, एक स्ट्रेटजी और एन एसेट, एक संपत्ति, एक स्रोत, एक रिसोर्स, एक लक्ष्य, एक गोल, एक यंत्र, एक टूल के रूप में इसको माना है।
तो इस तरह से आप पर्यायवाची लिखेंगे कि आपको ऐसे वर्डिंग करके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आपकी इंग्लिश तैयारी में थोड़ा सा यहाँ पर प्रभावी बनेंगे। ये अपनी क्लास आपके इंग्लिश पेपर के लिए एक बुनियाद का काम, एक थोड़ा सा नींव का काम करेगी और एक स्ट्रक्चर आपके क्लियर होगी कि आपको इंग्लिश में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा बुनियाद का काम हो गया है। और जैसे ही अपने हिंदी वाली एग्ज़ाम होती है उसके तुरंत बाद ही आपके इंग्लिश की नई अपडेटेड क्लास भी आपके लिए डाल दी जाएगी, जिसमें आप डिटेल में वन शॉट क्लास में अपने इंग्लिश पेपर की और भी इफेक्टिवली अच्छे प्रकार से तैयारी कर पाएंगे। अब यहाँ पर तो क्या किया है हमने, मैक्सिमम हिंदी में थोड़ा सा बातें करी है और आपके टॉपिक को थोड़ा इंग्लिश वहाँ पर मर्ज करके ऐसे समझने की कोशिश करी है, बट वहाँ पर सारी चीज़ें आपके इंग्लिश टू इंग्लिश लिखी हुई है और मैं वहाँ पे आपको हिंदी में समझाते हुए सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा और कैसे कैसे आपके प्रश्न आने वाले हैं तो वैसे भी अपन बात कर लेंगे। थोड़ा सा जो इंग्लिश वाली क्लास है ना उसको मैंने ऐसे थोड़ा डिजाइन करने की कोशिश करी है कि एक प्रश्न फॉर्मेट में, उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में रखा है कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और अब की बार भी पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ऐसे ही क्लास अपनी आने वाली है जिसमें आप अपनी जो इंग्लिश की तैयारी है उसको बहुत कम टाइम में एक अच्छे लेवल पे आप ले जा पाएंगे। ज़्यादा कुछ टेंस वगैरह सीखने की, जैसे कुछ माथापड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तुक्के लगाने की ज़रूरत है, ना ही आपको व्हाट्सअप वाली इंग्लिश लिखनी है। पहले से ही तैयारी अपनी उतनी एक सफिशिएंट लेवल पे अपने को कर लेनी है कि आपको पेपर में कोई भी दिक्कत समस्या ना आए। आई होप दोस्तों आपने ठीक प्रकार से सारी बातों को समझा है। ये जो सारे नोट्स है दोस्तों आप देख रहे हैं, मेरी मेंस की तैयारी को लेकर के कुछ बनाए हुए नोट्स थे, तो उनमें से मैंने मेन पॉइंट यहाँ पर बता दिए हैं। पवन सर की क्लासेस से बनाई हुई है। अगर आपको इंग्लिश सीखने में इनमें दिक्कतें आती है तो आप उनका यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इंग्लिश बाई पवन गोस्वामी सर से ऐसे करके नाम उनका यूट्यूब चैनल है, तो वो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इंग्लिश सीखने का जो आपका डर है, जो आपकी झिझक है कि मेरे को तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, एक आपने पहले से कल्पना कर रखी है कि मेरे को बिल्कुल नहीं आता है, पहले से पूर्व धारणा बना रखी है, तो वो एक दूर हो जाएगी और एक अच्छी टीचिंग आप उसको कह सकते हैं कि एक इफेक्टिवनेस आएगी, जो ज़रूर आपका इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट जगेगा उनकी क्लासेस देख करके। तो काफ़ी अच्छी टीचिंग वो करवाते हैं। तो उनकी कुछ क्लासेस से मैंने ये नोट्स बनाए थे जो कलाम अकेडमी वाले उनमें वो पढ़ाते हैं वहाँ से। तो पर यूट्यूब पर भी उनका चैनल है, तो वहाँ से आप कवर कर लेंगे। इसकी जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देने वाला हूँ, इसके लिए कोई भी कॉस्ट वगैरह नहीं रहेगी। बाकी जो अपने नोट्स जो पीडीएफ है वो मैंने पेड दोस्तों के लिए रखी है, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि सारी जो भी नोट्स पीडीएफ है मैं अपने सारे काम छोड़ करके फिर ये सारे डिजाइन करता हूँ, आपके लिए अलग अलग वीडियोज़ आते हैं, तो सभी चीज़ें फ्री प्रोवाइड करवाई जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कितना सारा खर्चा होता है। आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि आप के पास में वीडियो आने से पहले क्या क्या प्रोसेस होकर के गुजरता है। मेरे मोबाइल में सारी चीज़ें स्टोर हैं तो उनको मैनेज करने में कितना खर्चा आ रहा है। मोबाइल मेरे को बार बार अपडेट करना पड़ रहा है कि प्रोसेसर में थोड़ा ऐसा इशू आ जाता है कि इतनी सारी उल्टी सीधी चीज़ें, अलग अलग ऐप्स को वहाँ पर यूज करना तो वो भारी पड़ जाता है, तो प्रोसेसर के लिए मोबाइल अपडेट करना पड़ता है। जो ट्राईपोड वगैरह सारे इशू हैं, जो माइक वगैरह का इशूज़ हैं, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें संभालनी पड़ती है। इतना बड़ा चैनल संभालने के लिए अलग अलग आप जो प्रयास हैं वो करने पड़ते हैं। तो आपको ये समझना होगा, अलग अलग प्रयासों का सम्मान करना होगा। और जो आप इतना ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, अब इसको भी आपको समझना है कि अपनी जो क्लासेस अभी आप देख रहे हैं कि 3 4 5 क्लासेस ऐसे अलग अलग हो गई है। अब आप उस पर व्यूज़ देखेंगे, उसके लाइक्स देखेंगे, जब आपको पता है कि एक्चुअल में अपने नोट से ही सारी चीज़ें कवर हो रही है, उसके बावजूद भी आप उसके लाइक्स देखेंगे, आप उस पर कमेंट्स देखेंगे, तो 10% लोग ऐसे होंगे जो जेन्युइनली चीज़ें फॉलो करके और वहाँ पर कमेंट भी करते हैं कि सर आपने बताया वही चीज़ें आई है एग्ज़ाम में, और आपका दिल से थैंक यू। आगे भी आप हमारे एग्ज़ाम में ऐसे ही मदद करना, और वीडियो को लाइक भी वो करते हैं, शेयर भी करते हैं अपने कॉलेज के ग्रुप्स में ऐसे। तो फिर मेरा ऐसे मन करता है कि यार उनके लिए और वीडियोज़ बनाए जाएँ, उनकी और हेल्प करी जाए। बट जब मैं रेशियो देखता हूँ ना, ऐसा कि चैनल सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है मैक्सिमम लोगों ने, अगर रियलिटी की बात करें तो मैक्सिमम लोगों ने अपना चैनल सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है। वो थोड़ा सा ऐसा स्वार्थी टाइप ऐसे दुनिया हो गई है कि अभी पीछे सालों से आप जब बात करते आएंगे ना, तो मेरे ऐसे क्लोज लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि सिर्फ अपना काम निकल जाने के बाद में वो अनफॉलो करके चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के चलते फिर मेरे को थोड़ा सा ऐसा सख्त होना पड़ रहा है। नहीं, अदरवाइज़ मेरा ऐसे कोई भी चार्जेस लेने का ऐसा कोई प्लान नहीं रहा है मेरा कभी शुरू से ही। आप मेरे पीछे की वीडियो जा करके देखेंगे तो मैंने खुद ही उसमें कहा होगा कि आप टेलीग्राम से मेरे से ले सकते हैं, और काफ़ी लोगों को मैं ऐसे फ्री भी प्रोवाइड करवा देता हूँ जिनके कोई पेपर बैक वगैरह है, तो उनको तो मैं ऐसे ही दे देता हूँ कि कोई भाई नहीं यार तू अच्छे से तैयारी कर, अपना पेपर क्लियर कर ले, कोई बैक रह गया है, वो सारी चीज़ें। तो आपको उन चीज़ों को समझना होगा। और इनकी आपको अगर इस वाली जो पीडीएफ है ये तो मैं ऐसे आपको जो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ये खुद की पढ़ाई के लिए ही बनाई थी, तो इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसका जो लिंक है वो इस पीडीएफ का प्रॉपर लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसको आप डाउनलोड वहाँ से
कर लेंगे। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में ही अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और आगे अपन एक इंग्लिश की और एक कंप्लीट इन वन वीडियो जो वो डिटेल वाली वीडियो रहेगी अपनी, उसमें डिटेल में और डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ब्रीफ में, एक शॉर्ट में अपने को ये जानने को मिला है कि आपके इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें हैं और इनको कैसे आपको एक्वायर करना है, कैसे आपको सीखना है। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपने ठीक प्रकार से सारी चीज़ें समझ ली है। कोई दिक्कत समस्या, कोई भी आपके डाउट रहता है तो कमेंट करना। क्लास कैसी लगी है, क्या क्या चीज़ें, अगर कोई कुछ कमियां वगैरह कुछ नज़र आई है तो वो आप बता देंगे। मैंने पूरी कोशिश करी है डिटेल में सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, फिर भी कहीं कुछ कमी रही है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे।